आज हम रसायन के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है इसमें CaCl में CS की समन्वय संख्या 8 है, तो क्लोराइड की समन्वय संख्या क्या होगी? आपको पता है CaCl जो भी फॉर्मूला रहता है तो इसमें दोनों एक एक हैं, यानी ये इसकी समन्वय संख्या 8 है तो इसकी समन्वय संख्या भी 8 ही होगी। षटकोणीय क्रिस्टल का उदाहरण आपको ग्रेफाइट है। ये जो बहुत सारे ऑप्शन होंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। मोम कैसा है? अक्रिस्टलीय ठोस होता है। एक अंतः केंद्रित घनीय शेल में परमाणु की संख्या कितनी होती है? आपको पता है अंतः केंद्रित घनीय शेल में परमाणु की संख्या 2 होती है, क्योंकि अंतः केंद्रित घनीय शेल में 8 कोनों पे 8 परमाणु होते हैं। उसके अंदर ये 8 गुणा 1/8 होगा, यानी ये कुल 1 योगदान होगा इसका। और अंतः केंद्रित क्रिस्टल में एक सेंटर पे भी 1 परमाणु होता है, तो एक जे हो गया सेंटर पे, तो ये 1 + 1 2 हो जाता है। इस तरह से ये 2 ऋण संख्या होगी। समचतुष्फलक सममिति के लिए त्रिज्यानुपात की जो सीमा होती है वो 0.225 होती है। ये सीमा कितनी होती है? 0.225 टू 0.414 होती है। एक ऋणायन के स्थान पर यदि क्रिस्टल जालक में एक इलेक्ट्रॉन विद्यमान हो तो हम उसको क्या कहते हैं? एप सेंटर कहते हैं। इसको फारवे सेंटर कहा जाता है। फारवे माने होता है कलर, तो ये कलर सेंटर यानी फारवे सेंटर भी कहलाते हैं। कुछ प्रश्न एक वाक्य में उत्तर वाले प्रश्न हैं, ये आ सकते हैं इसमें से। चतुष्फलक की रिक्ति के लिए त्रिज्यानुपात कितना होता है? 0.225 टू 0.414। दूसरा, धात्विक पदार्थों की विद्युत चालकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? आपको पता है ताप बढ़ने से चालकता घटती है। किसके लिए? धात्विक चालकता के लिए। यदि यही बात हम विद्युत अपवर्तनीय चालकता के लिए कहें तो ताप बढ़ने से चालकता बढ़ती है, ये ध्यान रखना। समन्वय संख्या क्या होती? कोऑर्डिनेशन नंबर। किसी एक आयन को घेरने वाली विपरीत आवेश वाले आयनों की कुल संख्या समन्वय संख्या कहलाती है। इकाई कोशिका क्या होती है? आपको पता है इकाई कोशिका क्या होती है? क्रिस्टल जालक की सूक्ष्मतम इकाई जिसकी पुनरावृत्ति से क्रिस्टल का निर्माण होता है, वो इकाई कोशिका कहलाती है। शॉटकी दोष में क्रिस्टल के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? आपको पता है शॉटकी दोष में क्या होता है? शॉटकी दोष में समान संख्या में धन आयन और समान संख्या में ऋण आयन क्रिस्टल के बाहर हो जाते हैं। जब आयन बाहर हो जाते हैं तो क्रिस्टल का घनत्व क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्योंकि फ्रैंकल दोष में क्या होता? क्रिस्टल के घनत्व में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। डोपिंग क्या होता? किसी अर्धचालक में त्रिसंयोजी या पंचसंयोजी शुद्धियों को मिलाएं, उसको हम डोपिंग कहते हैं। यानी कम मात्रा में शुद्धियाँ मिलाना डोपिंग कहलाता है। ये सेमीकंडक्टर्स में किया जाता है। जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन में यदि हम आर्सेनिक या फास्फोरस की शुद्धि मिला दें तो एन टाइप कंडक्टर बन जाता है। लेसन 2 में 2 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इनके लिए महत्वपूर्ण है मोल प्रभाज या मोलंश किसे कहते हैं? तो मोलंश क्या होता है? आपको पता है मोल प्रभाज किसी घटक के मोलों की कुल संख्या बटे विलयन में अवस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्या का अनुपात मोल प्रभाज होता है। जैसे कोई द्विअंगी विलयन है तो उसके लिए विलेय का मोल प्रभाज क्या होगा? विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय के मोलों की संख्या धन विलायक के मोलों की संख्या, यानी मोलों की संख्या का योग। इसको हम संकेत रूप में इस तरह से दिखा सकते हैं। ये एक है कि मान लीजिए विलायक के लिए तो XA विलायक का मोल प्रभाज हो गया इक्वल टू Na, यानी विलायक के मोलों की संख्या बटे विलायक के मोलों की संख्या धन विलेय के मोलों की संख्या। यहाँ पे A हमने किसके लिए दिया है? विलायक के लिए है, और B हो गया विलेय के लिए।
तो एक्स बी बराबर हो जाएगा विलेय के मूलों की संख्या बटी कुल मूलों की संख्या। यहाँ पे विलायक के मूलों की संख्या बटी कुल मूलों की संख्या। अब मूलरता, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मूलों की संख्या को मूलरता कहती है। सिंपल है, मूलरता को कैपिटल एम से शो करते हैं। हो जाएगा विलेय के मूलों की संख्या बटी विलयन का लीटर में आयतन। और इसका जो वर्किंग फॉर्मूला है ये है आपका कैपिटल एम बराबर WB बटे MB, यहाँ पे गुणा 1000 बटे BML। यहाँ पे जब मिलीलीटर में आपका विलयन दिया हो आयतन, तब इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करते हैं। यहाँ पर W क्या है, विलेय का द्रव्यमान है, और MB हो गया विलेय का अणु द्रव्यमान, ये भी विलयन का आयतन है मिलीलीटर में। नॉर्मलता क्या होती है, आप जानते ही हैं, विलयन के 1 लीटर में घुली विलेय की ग्राम तुल्यांक द्रव्यमानों की संख्या नॉर्मलता कहलाती है। किसकी संख्या, ग्राम तुल्यांक द्रव्यमानों की संख्या। इसको एन से शो करते हैं, एन इक्वल टू विलेय की ग्राम तुल्यांक द्रव्यमानों की संख्या बटे विलयन का लीटर में आयतन। यदि ये हमें VML विलयन दिया हुआ है, यानी मिलीलीटर में दिया है, तो हम इसका फॉर्मूला ये लगाएंगे। यहाँ पर WB क्या है, विलेय का द्रव्यमान, और EB है विलेय का तुल्यांक द्रव्यमान। चलिए, अणुसंख्यक गुणधर्म किसे कहते हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। विलयन के वे गुण जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उनकी प्रकृति पर नहीं। ऐसे गुण जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उनकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करते, अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। इनके एग्जाम्पल है क्वथनांक में उन्नयन, वाष्पदाब में अवनमन, परासरण दाब, हिमांक में अवनमन आदि। अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है, ऐसी झिल्ली जिसमें केवल विलायक के कण ही आर पार जा सकते हैं, विलेय के कण आर पार नहीं जा सकते, उस झिल्ली को अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। ये झिल्ली जंतु झिल्ली होती है, यानी पार्चमेंट पेपर होता है, या फिर पोटेशियम फेरोसाइनाइड और कॉपर सल्फेट से मिलकर बनाई जाती है। जो रासायनिक झिल्ली होती है, ये बन के क्या बनती है, कॉपर फेरोसाइनाइड की बनी होती है। तो ये भी आपको याद कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव में ये भी आ सकती है, 1 नंबर 2 नंबर में पूछा जा सकता है। PPM क्या है, पार्ट्स पर मिलियन। किसी विलयन के 1 मिलियन यानी 10 लाख भाग में से विलेय के भागों की संख्या को पार्ट्स पर मिलियन या PPM कहते हैं। इसको हम इस वर्किंग फॉर्मूला से याद कर सकते हैं। PPM बराबर WB गुणा 10⁶ बटे WA धन WB। यहाँ पर WB विलेय के मूलों की संख्या माना विलेय का द्रव्यमान है, और WA विलायक का द्रव्यमान, और WB विलेय का द्रव्यमान। इस तरह से हम कुल 10 लाख भाग में से विलेय के भागों की संख्या को PPM कहते हैं। चलिए, परासरण दाब क्या है, परासरण दाब पर समपराशरी विलयन क्या है। परासरण विलायक के कणों का अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर के कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन करना परासरण कहलाता है। देखिए, परासरण क्रिया में आपको ध्यान रखना है, केवल विलायक के कण आर पार जाते हैं, विलयन के कण नहीं जा पाते, क्योंकि अर्धपारगम्य झिल्ली होती है और वो उसको विलेय के कण अर्धपारगम्य झिल्ली को पार नहीं कर पाते। तो उस परासरण क्रिया में विलायक के कण अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन करते हैं, जैसे पानी में डालने पर किशमिश का फूल जाना। परासरण दाब क्या होता, परासरण क्रिया को रोकने के लिए विलयन के ऊपर आरोपित किए जाने वाला न्यूनतम बाह्य दाब परासरण दाब कहलाता है। जैसे हमने मान लीजिए इसको, ये अर्धपारगम्य झिल्ली में से हमने एक तरफ विलायक रख दिया और दूसरी तरफ विलेय रख दिया, वो विलयन। तो विलयन की तरफ विलायक के कण विलयन की तरफ आएंगे, क्योंकि विलयन की तरफ सांद्रता अधिक है। तो यदि हम विलयन की तरफ दबाव डालें
तो ये परासरण की क्रिया रुक सकती है। यानी विलयन है, विलयन की तरफ यदि हम पिस्टन पर दबाव डालें तो ये विलायक के कण जो यहाँ से आ रहे हैं वो रुक जाएंगी। तो हमें न्यूनतम आवश्यक दाब जो कि परासरण क्रिया को रोकता है उसको हम परासरण दाब कहते हैं। न्यूनतम दाब जो कि परासरण क्रिया को रोकने के लिए आवश्यक हो। अथवा परासरण की क्रिया से उत्पन्न अतिरिक्त द्रव्यस्थैतिक दाब जो परासरण क्रिया को रोक दे। दो कंडीशन हो सकती हैं आपने दबाव नहीं डाला तो क्या होगा, विलायक के कण इधर आते जाएंगे, इसका तल ऊपर हो जाएगा। जब इसका तल ऊपर हो जाएगा तो इसका जो अतिरिक्त दाब यहाँ से बनेगा, एक समय आएगा कि ये परासरण की क्रिया रुक जाएगी। तो ये भी आप परासरण की परिभाषा दे सकते हैं कि परासरण क्रिया से उत्पन्न अतिरिक्त द्रव्यस्थैतिक दाब जो परासरण क्रिया को रोक दे, यानी विलायक के कणों को विलयन में प्रवेश को रोक दे, उसे हम परासरण दाब कहते हैं। चलिए अब समपरासरी विलयन क्या होता है। जैसा कि शब्द से स्पष्ट है, ऐसे विलयन जिनके परासरण दाब समान होते हैं वो समपरासरी विलयन कहलाते हैं। यदि हम इनको अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक रख दें तो इसमें परासरण क्रिया नहीं होती है। इसका दैनिक जीवन में एक महत्वपूर्ण उपयोग है। जो मनुष्य को नॉर्मल सैलाइन वाटर चढ़ाया जाता है, यानी उसकी ब्लड स्ट्रीम में दिया जाता है इंजेक्शन के द्वारा, तो उसमें नमक 0.91% होता है। और ये जो विलयन है रक्त के समपरासरी विलयन होता है, इसलिए रक्त में आसानी से मिल जाता है। अब 3 नंबर में ये क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। आदर्श एवं अनादर्श विलयन में कोई 3 अंतर लिखिए। तो जैसा कि आप जानते हैं आदर्श विलयन सभी सांद्रताओं सभी तापों पर राउल्ट के नियम का पालन करता है, जबकि अनादर्श विलयन ऐसा नहीं करता। दूसरा है विलेय और विलायक के अंतराकर्षण बल विलेय और विलायक अंतराकर्षण के बराबर होते हैं, इसलिए जब भी इसको मिक्स किया जाता है तो इनमें एंथैल्पी परिवर्तन 0 होता है, जबकि अनादर्श विलयन में ऐसा नहीं होता है। विलेय विलायक के बीच का जो अंतराकर्षण है वो विलेय और विलायक की तुलना में या तो कम होता है या फिर ज़्यादा होता है। इनको घुलने पे ऊर्जा या तो मुक्त होती है या अवशोषित होती है। किसमें? अनादर्श विलयन में। आदर्श विलयन में डेल्टा एच मिक्सिंग बराबर 0 होता है, अनादर्श में डेल्टा एच मिक्सिंग 0 नहीं होता। यानी इनकी जो विलायकन एंथैल्पी है, आदर्श विलयन में विलायकन एंथैल्पी 0 होती है, जबकि अनादर्श विलयन में विलायक एंथैल्पी 0 नहीं होती। चौथा अंतर है आदर्श विलयन में डेल्टा V मिक्सिंग 0 होता है, यानी इसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी विलयन का जो आयतन है वो विलेय और विलायक के आयतन के योग के बराबर होता है, जबकि अनादर्श विलयन में ऐसा नहीं होता है। डेल्टा V मिक्सिंग 0 नहीं होता है, माने इसकी आयतन में परिवर्तन होता है, तो ज़्यादा हो बढ़ता है या फिर कम हो जाता है। एक और क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया है, शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात कीजिए। आपको पता है शुद्ध जल में तो केवल जल ही होता है, तो ये अपन मान लें इसको कि वही विलायक है और वही विलेय है। क्योंकि हमें इसकी मोलरता ज्ञात करना है, यदि हम जल की मोलरता ज्ञात करना है तो आपको पता है 1 लीटर जल का जो द्रव्यमान है वो कितना होता है, 1000 ग्राम होता है, और जल का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, 18। तो 1 लीटर विलयन में यानी 1 लीटर जल में जल की मोलों की संख्या निकाल लीजिए। तो इसमें जल के मोल कितने होंगे, 1000/18 भाग देंगे तो ये हो जाएगा 55.5555 कंटिन्यू जाएगा, तो इसको हम 55.56 लिख सकते हैं। तो ये इसकी जो मोलरता है ये हो जाएगी 55.56 मोल प्रति लीटर। परासरण दाब क्या होता है, परासरण और विसरण में अंतर लिखना है। तो आपको पता है परासरण दाब, तो अब परासरण और विसरण में अंतर देख लीजिए। परासरण और विसरण में जो प्रमुख अंतर है वो इस तरह है
परासरण में विलायक के कण अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर के अधिक सांद्रता से वो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन करते हैं, जबकि विसरण में सभी सांद्रताओं माने सभी उसमें क्या होता है, अर्धपारगम्य झिल्ली, एक तो अर्धपारगम्य झिल्ली नहीं होती है, दूसरा क्या होता है, विलायक के कण और विलेय के कण, यानी सभी कण अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करते हैं। परासरण में क्या होता, केवल विलायक के कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन करते हैं, जबकि विसरण में विलायक और विलेय सभी कण अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करते हैं। परासरण में अर्धपारगम्य झिल्ली आवश्यक है, विसरण में अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं है कि कोई भी छिद्र हो, छिद्र से ही विसरण हो जाता है। तीसरा अंतर है, बाह्य दाब लगा करके परासरण को रोका जा सकता है, जबकि विसरण को केवल छिद्र को बंद करके ही रोका जा सकता है, बाकी हम उसको नहीं रोक सकते। परासरण केवल द्रव और ठोस के विलयन में होता है, क्योंकि ठोस के जो विलेय के कण होते हैं उनकी साइज बड़ी होती है विलायक की तुलना में, तो विलायक के कण निकलते हैं, विलेय के कण नहीं निकल पाते। लेकिन विसरण तो द्रव और गैस सभी में हो सकता है। परासरण में केवल विलायक के कण भाग लेते हैं, विसरण में विलेय और विलायक दोनों के कण भाग लेते हैं।